हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। हम सोशियोलॉजी जीआईसी के लिए और सोशियोलॉजी बीपीएससी के लिए, जिसमें भी फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 सब्जेक्ट के होते हैं और जीके जीएस का होता है, उसके लिए हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्लास 9 की है ये। पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर का दूसरा ही ये टॉपिक है, उसको हम देखते हैं क्या है इसमें। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.23 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी थे। मतलब जीविका संकट किसे कहते हैं? जब उस व्यक्ति के पास, उस समाज में रहने वाले प्राणियों के पास व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता पूरी करने की भी चीज़ें ना हो। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? जिसमें उसके पास एक टाइम खाने के लिए रोटी ना हो, रहने के लिए मकान ना हो और पहनने के लिए कपड़े ना हो। आगे चलते हैं। यहाँ दिया है कि जीविका का संकट जो है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो फसल जब खराब हो जाती है किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी भी कारण से फसल जो है वो अगर खराब हो जाए, तो अब क्या करेंगे? गरीबों के पास तो वही ऑप्शन होता है जो खेती करेंगे, जो उनके खेतों में अनाज हो रहा वही खाते हैं। तो क्या करेंगे? अगर वो उनके पास नहीं है तो महंगी पावरोटी खरीद करके नहीं खा सकते हैं। जब वो खान पान ही नहीं कर पाएंगे, अपनी मूलभूत आवश्यकता ही नहीं पूरी कर पाएंगे, तो क्या हो गया? महामारी के चपेट में आ जाएंगे वो। आप देखते हैं, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की है। क्या है इसमें? तो पहले भी कर बढ़ने या अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध, शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। अभी हमारे यहाँ देखेंगे तो कोई वैसे क्वेश्चन के जैसे नहीं आ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, बट हम जब बेसिक पढ़ करके समझे रहेंगे तभी हमें आगे भी समझ में आएगा। इसे अभी हम फटाफट पढ़ते चलते हैं। जिसे मध्यम वर्ग कहा गया है, जिसने फैलते हुए समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी क्या है? ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्ट्रीम में सौदागारों, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। मतलब ये तीसरे स्ट्रीम में आते थे, जैसे कि जो प्रशासनिक सेवा में रहने वकील हैं और जो थोड़े से ना समृद्ध लोग होते थे, डॉक्टर लोग होते थे, ये सभी पढ़े लिखे थे। और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब क्या है? व्यक्ति की जो हैसियत होती है वो जन्म से नहीं निर्धारित कर देनी चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता अगर उसके लायक है तो उस पर लाना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों की सत्ता का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू की है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ ऐसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस की राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफी हाउसों एवं सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच में
जोर शोर से पहुंचाया जाने लगा और लोग पढ़ने भी लगे। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था को बहुत गुस्सा आया। अब आ जाता है हमारा दूसरा लेसन है कि जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। देखते हैं, क्योंकि पिछले भागों में हमने देखा कि लुई 16वां का क्या था, बढ़ा चढ़ा कर लगा दिया। और अगर कर, आप सोच सकते हैं कि अगर समाज में बहुत ज़्यादा कर लग गया और व्यक्ति की इनकम नहीं है तो क्या स्थिति होगी वहाँ पे। यहाँ कह सकते हैं कि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब वो अपने मन से ही नहीं लगा पाता था। सबसे पहले उसको स्टेट जनरल जो है, जो प्रतिनिधि सभा होते हैं उसमें जो व्यक्ति हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, तीनों वर्गों के मतलब। लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। अब देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा दिया गया है ये हम देख लेते हैं कि 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में क्या हुआ कि स्टेट जनरल का आह्वान हुआ। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह होता है। और 1791 में क्या होता है कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। 1792-93 में क्या होता है कि 1792-93 में क्या होता है कि फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। 1804 में क्या हुआ कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आराम से कि वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, या उसने विशाल यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कब किया था, तो 1804 में किया था। अब यहाँ से थ्योरी टाइप थोड़ा सा देख लेते हैं और माइंड में आ जाएगा। ये है, यहाँ तक तो हम देख ही चुके थे। 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 15 मई 1789 के नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों का मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे हुए थे। कितने 300 प्रतिनिधि भेजे हुए थे। आमने सामने की कतारों में बैठाए गए तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व उसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब कि जो कारीगर होते हैं और जो किसान होते हैं और जो औरत, वो नहीं जा सकते थे सभा में। तो फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। अब क्या हुआ कि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया था। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ का भी है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, तो रूसो की है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टीनर्स कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था।
लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली थी और वर्षा में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबिसीए मूलतः पादरी था। उन्होंने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। ये देखिए, इसका चित्र है। क्या है, किसका चित्र है? एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों लुटेरों को गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिले में भय से आक्रांत होकर किसान ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूटे और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ली। अपने विद्रोही राजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 लाख लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। कल इसका आगे का चैप्टर जो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, कैसे बना ये अभी हम पीछे पढ़ रहे हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।